काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक, अगर इस वर्ड पे भी आप गौर करते हैं तो इसमें आपको दो वर्ड नज़र आते हैं, रिएक्शन एंड काइनेटिक्स। रिएक्शन हमें पता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होती हैं और कुछ नई चीज़ें बनती हैं। काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करना। अब रिएक्शन की स्पीड का मतलब क्या है कि जो आप रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट किस स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं, ये है रिएक्शन काइनेटिक्स। तो जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, रिएक्शन काइनेटिक्स जो है वो भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच ही समझ लीजिए आप, जिसमें आप स्टडी करते हैं रेट्स एट विच केमिकल रिएक्शन अकर एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दीज रेट्स। के मतलब एक केमिकल रिएक्शन किस रेट पे होता है और कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसे आप स्टडी करते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स में। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इसको स्टडी करना काफ़ी आपके लिए यूज़फुल या हेल्पफुल रहता है जब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करें, आप डिफरेंट मेडिसिन्स को बना रहे हैं, तो उस टाइम अगर आपको सूटेबल कंडीशंस का पता हो तो आप अपनी शील्ड को बढ़ा सकते हैं। इस तरह इन्वायरमेंटल साइंसेस में जब आप डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को टैकल कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं, तब भी रिएक्शन काइनेटिक्स आपको काफ़ी हेल्प आउट करती है। इस तरह से मटेरियल साइंसेस की स्टडी के दौरान रिएक्शन काइनेटिक्स में जो कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं उनमें है रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन काइनेटिक्स में हम स्टडी ही किसको करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, स्पीड एट विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। वो स्पीड जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं वो आपके रिएक्शन का रेट होता है। और रिएक्शन का रेट जो है वो एक्सपेरिमेंटली ही डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कैलकुलेट किया जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब ये है कि आपने जो रिएक्शन करवाया है, आप जिन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं वो किस पाथवे के थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाते हैं, उनके तो मैकेनिज्म को देखना बड़ा इजी होता है कि वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। लेकिन ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं वो मल्टी स्टेप्स होते हैं, जिनमें हर स्टेप को आपको स्टडी करना पड़ता है, तब आपको पता चलता है कि इन रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट बनी कौन सी है। उसके बाद कुछ रेट लॉज होते हैं जो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं जो कि रिलेट करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ, कि रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसका रिएक्शन रेट पे क्या इफ़ेक्ट होता है। इनको हम स्टडी करते हैं वेरियस रेट लॉज में, और जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो है रिएक्शन ऑर्डर्स। इसी रेट लॉ इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं इन रिएक्टेंट के वो डिसाइड करते हैं कि आपके रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। और ये सिंपल इक्वेशन को देख के आप नहीं बता सकते हो अपने रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में, ये एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड किया जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्शन रेट को, जिनमें रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, कैटालाइसिस है, सरफेस एरिया है। इनको डिटेल के साथ भी अभी हम देखेंगे। कंसंट्रेशन यूजुअली जब आप बढ़ाते हैं रिएक्टेंट्स की तो आपके रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है वो अभी हम देखते हैं आगे। टेम्परेचर बढ़ाने से भी आम तौर पे रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। कैटलिस्ट जो हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होती हैं जो रिएक्टेंट्स को एक डिफरेंट पाथवे प्रोवाइड करती हैं, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला, जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इससे भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है। सरफेस एरिया मेनली कंसीडर किया जाता है उन रिएक्शंस में जिनमें सॉलिड्स जो है वो टेक पार्ट कर रहे होते हैं, हिस्सा ले रहे होते हैं। तो वहाँ पे अगर सॉलिड का आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो उससे भी रिएक्शन रेट जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है। रिएक्शन काइनेटिक्स जो है, अगर इसका आपको नॉलेज हो तो वेरियस इंडस्ट्रीज़ में आप ऑप्टिमम कंडीशन अपने रिएक्शन को प्रोवाइड करने के लिए इनको प्रॉपरली वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके अपनी शील्ड को, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जी, अभी हमने कुछ फैक्टर्स की बात की जो कि रिएक्शन रेट को इफ़ेक्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये कंसंट्रेशन किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। As the concentration of reactant increases, the frequency of effective collision between reactant molecule also increases. जब हम लोगों ने कैटालाइसिस के बारे में स्टडी किया था तब हमने ये कहा था कि रिएक्टेंट्स जो हैं जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उसमें रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं। उस कोलिशन में से जो अफेक्टिव कोलिशन होती है, जस्ट वही
क्या कहा हमने कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो भी आपके रिएक्शन रेट को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि जब आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो जो कोलिशन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होती है, कोलिशन चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब कोलिशन चांसेस बढ़ेंगे तो उनमें से इफ़ेक्टिव कोलिशन के चांसेस भी तो इंक्रीज होंगे ना, और इफ़ेक्टिव कोलिशन के रिजल्ट में ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही होती है। अकॉर्डिंग टू कोलिशन थ्योरी, अ ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिशन लीड्स टू अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल कोलिशन, कि जब कोलिशन रेट इंक्रीज़ होता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेसफुल कोलिशन की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट जो रिएक्शन रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरे वर्ड्स में आप यूँ कह सकते हैं कि रिएक्शन रेट आर ऑफन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर, और जो पावर होती है वो उनके नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं, एज डिस्क्राइब्ड बाय द रेट लॉ इक्वेशन, के रेट लॉ इक्वेशन जो है जो कि रिलेट करती है रिएक्शन रेट को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ, वो उसमें जो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो वहाँ पे पावर की फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे आपको रिएक्शन रेट का आइडिया हो जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिशन। सेकेंड फैक्टर था टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से एक तो कोलिशन चांसेस इंक्रीज होते हैं, दूसरा ये है कि जब रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उस दौरान उन्होंने एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल जो है वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के काबिल हो जाते हैं, जिससे रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इसी इफ़ेक्ट को डिस्क्राइब किया था आर्हेनियस ने अपनी इक्वेशन में कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ होता है। उसके बाद है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मेनली इन्वॉल्व होता है सॉलिड के रिएक्शंस में। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट कैन एक्सेलरेट द रिएक्शन रेट। दिस इज बिकॉज लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड मोर साइट्स फॉर कोलिशन, कि जब आप इंक्रीज करवा देते हो सरफेस एरिया तो कोलिशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे जो है वो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होती हैं जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करवाती हैं। किस तरह से? बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथवे, जो कि एक अल्टरनेटिव एक मुतबादिल रास्ता देती हैं रिएक्टेंट्स को लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला, जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ज़्यादा आसानी से हो सकते हैं। कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन। ये बात हम कैटलिस्ट की थेरीज में डिस्कस कर चुके हैं कि कैटलिस्ट जब रिएक्शन रेट को इन्हांस करते हैं तो उस दौरान वो पार्टिसिपेट ज़रूर करते हैं, लेकिन आखिर में वो रिकवर हो जाते हैं, इसलिए उनकी अपनी कंसंट्रेशन पे इफ़ेक्ट नहीं होता। Catalyst can significantly enhance reaction rate and are widely used in industrial processes to improve efficiency and reduce energy consumption. तो इंडस्ट्रियल लेवल पे तो जब भी कोई काम किया जाता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है कि आपकी एनर्जी कंजम्पशन लो होनी चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, आपका प्रोसेस टाइम कंजम्पशन उस पर कम होनी चाहिए। तो वहाँ पे यील्ड को मेंटेन करने के लिए फिर कैटलिस्ट जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर मेनली हम स्टडी ही किसको करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को। ये रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ऊपर भी अभी हमने देखा है कि रिएक्शन जिस स्पीड के साथ हो रहा होता है यही उस रिएक्शन का रेट होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन रेफर टू द स्पीड एट विच रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड आर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को लगाने का मकसद होता है प्रोडक्ट को हासिल करना। तो रिएक्टेंट्स किस स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं ये उसका रिएक्शन रेट होता है। या दूसरे वर्ड्स में आप यूँ कह लें कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितनी हो रही है, यानी रिएक्टेंट्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं या प्रोडक्ट कितनी बन रही है, ये डिसाइड करती है आपके रेट ऑफ रिएक्शन को। इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ ज़ाहिर किया जाता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम।
कि आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चूंकि डिक्रीज हो रही होती है। फ़र्ज़ करें आपने एक जनरल रिएक्शन लगाया है जिसमें ए से प्रोडक्ट बन रही है बी, तो अब इसके लिए अगर आप लोगों ने रेट एक्सप्रेशन लिखनी हो तो वो आप कैसे लिखेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चूंकि टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो माइनस डी ए ओवर डी टी, यानी डी जो है वो वेरी स्मॉल चेंज को शो कर रहा होता है, ए जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। अगर आपने प्रोडक्ट के लिए लिखनी है तो उसके लिए प्लस के साथ लिखते हैं, यानी प्लस डी बी ओवर डी टी आप कर लें अगर आपके पास रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बी बन रही है। माइनस का साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा होता है कि टाइम के साथ साथ आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है क्योंकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। उसके बाद है एवरेज रेट वर्सेस इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट जो होता है वो दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के दरमियान आप रेट को कैलकुलेट करके उनका एवरेज फाइंड कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे लिया गया जो रेट होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। कुछ थेरीज जो इन रिएक्शन रेट्स को एक्सप्लेन करती हैं जिनमें कोलिशन थेरी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी की होती है, एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर, कि एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हाई होगी तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट के लिए उसको क्रॉस करना उस एनर्जी बैरियर को डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो आपके रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की बात करें तो ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो दरमियान में वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जिसमें रिएक्टेंट के जो म्यूचुअल बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहे होते हैं और आपस में मतलब अगर दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं तो उनके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकेगी। तो वो स्टेट जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज दोनों हो रहे होते हैं उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जो कि काफ़ी अनस्टेबल भी होती है और फिर वही फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। आर्हेनियस इक्वेशन जो है एक आर्हेनियस इक्वेशन रिलेट करती है टेम्परेचर का इफेक्ट रिएक्शन रेट पे, कि किस तरह टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन रेट को इफेक्ट करेगा। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। कुछ फिजिकल मेथड्स होते हैं, कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं, तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, टाइट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जो हमने एनालिटिकल के पोर्शन में कुछ देखनी भी हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से हम फिर रिएक्शन रेट्स को स्टडी करते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है, अगर आपको रिएक्शन रेट्स का प्रॉपरली पता हो, उनको कैलकुलेट करना आता हो, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। कोलिशन थ्योरी, कोलिशन थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स हमने पढ़े थे, उसमें कुछ इफ़ेक्ट्स कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करते हैं अब कोलिशन फ्रीक्वेंसी को या कोलिशन एनर्जी को, वो अब हम देखेंगे। कोलिशन थ्योरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, जो कि डिसाइड बताता है आपको कि किस तरह केमिकल रिएक्शन एक मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा। अजम्पशन इसके वही है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाजमी कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। कोलिशन के लिए उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि वो एनर्जी बैरियर जो है उसको क्रॉस कर सकें, और कोलिशन मस्ट बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। इफेक्टिव कोलिशन वो होती है जिसमें इनफ एनर्जी भी हो कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में जो है वो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो। कोलिशन फ्रीक्वेंसी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगी ऑब्वियसली तो फ्रीक्वेंसी जो है कोलिशन की वो बढ़ जाएगी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी कोलिशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो भी कोलिशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये ऊपर हम डिटेल के साथ देख चुके हैं। ये था कोलिशन फ्रीक्वेंसी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि कोलिशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। कोलिशन एनर्जी का मतलब है कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या उनके पास इतनी इनफ एनर्जी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकें। तो टेम्परेचर अगर हाई होगा तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, कोलिशन एनर्जी इतनी हो जाएगी कि वो कोलिशन इफेक्टिव में कन्वर्ट हो सकती है। इसी तरह से एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो आपके मॉलिक्यूल्स की कोलिशन इफेक्टिव होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, रिएक्शन इनिशिएट उतनी आसानी से हो सकेगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो कोलिशन एनर्जी का भी उतना हाई होना फिर ज़रूरी है, तभी आपकी कोलिशन जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। इम्पॉर्टेंस यही है कि ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के बारे में आपको डाटा प्रोवाइड करती है, इससे फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने रिएक्शन के वेरियस फैक्टर्स को इंडस्ट्रीज़ के अंदर कि कैसे आप मैक्सिमम कोलिशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर, एनर्जी बैरियर है।
केमिकल रिएक्शन ने जब इनिशिएट होना होता है तो इस एक्टिवेशन एनर्जी ही आती कहाँ से, ये होती क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी असल में वो एनर्जी होती है जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए चाहिए। देखिए जो आपके पास रिएक्टेंट्स होंगे उनमें भी कुछ ना कुछ बॉन्ड्स तो होंगे ना, जिन्होंने ब्रेक होना है तभी तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है। तो एक्चुअल में ये एक्टिवेशन एनर्जी जिसे हम एनर्जी बैरियर कह रहे होते हैं, ये उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को ब्रेक कर सके ताकि न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो फिर उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि आपके रिएक्टेंट्स जो हैं वो कितनी आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर रिएक्टेंट्स इटसेल्फ बहुत ज़्यादा जो उनमें स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग है वो हाईली स्टेबल फॉर्म में है तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, फिर उनको उतना ही ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए होगी उनके बॉन्ड को ब्रेक करके फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए। तो जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट होती है उसके लिहाज से भी एक्टिवेशन एनर्जी वेरी करती है। जैसे अभी हमने कहा कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। अगर स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की ज़्यादा है पहले से तो फिर वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो उससे फिर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। वो इसी तरह से कम मतलब कम एक्टिवेशन एनर्जी यूँ हो जाएगी कि उनको जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी जिससे वो उस एनर्जी बैरियर को सक्सेसफुली क्रॉस कर लेंगे। कैटलिस्ट जो हैं वो एक पाथ डिफरेंट प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, इस तरह से रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप आपने कंप्लीट एनालिसिस करना होता है एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने तक का, कि जो आपके पास रिएक्टेंट थे वो किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। कुछ रिएक्शंस बड़े सिंपल होते हैं, सिंगल स्टेप में हो जाते हैं, वहाँ पे तो हम डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं कि ये रिएक्टेंट है, इससे ये प्रोडक्ट बन गए। लेकिन ज़्यादातर जो रिएक्शन होते हैं वो मल्टी स्टेप्स ही होते हैं। उन मल्टी स्टेप्स रिएक्शन में फिर आपको ज़रा थॉरोली स्टडी करना पड़ता है अपने रिएक्शन के मैकेनिज्म को। एलिमेंट्री रिएक्शन जो है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन जो है वो आपको उस सिंगल स्टेप के अंदर जो चीज़ें मतलब कंज्यूम हो रही हैं और जो बन रही हैं उसके बारे में तो बता देगा। लेकिन अगर मल्टी स्टेप होगा तो उसमें हर एलिमेंट्री स्टेप को आपको अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद आप कंक्लूड कर सकेंगे कि फाइनली आपके रिएक्टेंट ये थे और उससे प्रोडक्ट ये बन गई है। इंटरमीडिएट स्पीशीज़ जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं उनमें कुछ इंटरमीडिएट स्पीशीज़ भी बनती हैं। फॉर एग्जांपल आपने रिएक्टेंट है आपके पास ए और बी और आपने बनाना है एफ और जी, तो वो पहले ए और बी किसी थर्ड मतलब उसमें चेंज हुए, सी के अंदर फिर वो सी डी में चेंज हुआ, डी एफ में चेंज हुआ, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनी है। तो वो जो दरमियान में स्पीशीज़ बनी है आपके इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट के दरमियान में जो स्पीशीज़ बनती हैं वो इंटरमीडिएट्स होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में और ट्रांजिशन स्टेट में फ़र्क होता है। देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो दरमियान में बनने वाली स्पीशीज़ तो हैं, वो भी मोमेंटरली होती है, मतलब थोड़े से मोमेंट के लिए बनती है, फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये हाई एनर्जी अनस्टेबल स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट वो है जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ये ऐसी स्टेट है जिसकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा ही अनस्टेबल होती है, इसलिए ये फ़ौरन से फिर अगले जो प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट होने लग जाती है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है ये तो बहुत ही एक नैनो सेकेंड्स के लिए आप समझने की बनती है, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते वो भी शॉर्ट टर्म के लिए ही हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा मतलब इनके कंपैरिजन में ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में वो क्वाइट स्टेबल होते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं उनमें एक स्टेप जो होता है वो सबसे स्लो होता है। अब वो सबसे स्लो क्यों होगा या कैसे होगा? वो सबसे स्लो यूँ होगा कि एक्चुअल में वही स्टेप होगा जिसके अंदर आपके जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहे होंगे। इस ऑब्वियसली तभी वो स्लो हो रहा है ना कि उसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो इसका क्या मतलब है? एनर्जी किस मकसद के लिए चाहिए? बॉन्ड ब्रेकेज के लिए चाहिए। तो वो स्टेप वो होता है जिसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं, तो वही आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वही आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है। रिएक्शन मैकेनिज्म आपको मतलब फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट आपने डायरेक्टली लिया और प्रोडक्ट आपको कुछ और ही नज़र आती है, तो इसका मतलब यही होता है कि रिएक्शन दरमियान में या आपके पास दो रिएक्टेंट थे और जब आपने उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखा तो वो ज़रा उस पर इंडिपेंडेंट था, तो इसका मतलब यही होता है कि दरमियान में कोई और चीज़ें बनी होंगी और उनमें कोई स्टेप जो है वो स्लोएस्ट होगा, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। लेकिन याद रखिएगा ये थ्योरेटिकली आप नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन में अगर 4 स्टेप्स हो रहे हैं तो इनमें से कौन सा स्लोएस्ट होगा। ये आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डाटा से कंफर्म कर सकते हैं, इसके अलावा थ्योरेटिकल बताने का कोई तरीका नहीं होता। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
मॉलिक्यूलरिटी क्या है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। मॉलिक्यूलरिटी ये होती है कि आपने एक रिएक्शन लिखा, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन होने वाला रिएक्शन है। उसमें क्या हो रहा है कि जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है। ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ज़ीरो इसलिए नहीं हो सकती कि अगर आप ये कहें कि हमारे पास ज़ीरो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करे तो इसका मतलब है रिएक्शन हो ही नहीं रहा। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, जो आपके रिएक्शन का रेट होता है ये कितने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, उसके लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम फाइंड करते हैं। वो अभी नेक्स्ट हमने पढ़ना भी है। तो फिलहाल मॉलिक्यूलरिटी के बारे में आपने ये याद रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है। आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, उसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को फाइनल कर देते हैं। ये कभी 0 नहीं हो सकती, ये मोर देन 4 भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोर देन 4 नहीं होता। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा जो होती है वो होल नंबर्स में हम लेते हैं, कभी भी आप इसको फ्रैक्शन में नहीं लेते हो। इट इज़ अ theoretical quantity to satisfy the experimental findings. It can be obtained from simple balanced equation. इससे आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता और ये आप 1 by 1 हर स्टेप की कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, एक तो ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, इंटायरली एक्सपेरिमेंटल होती है, थ्योरेटिकली आप इसको नहीं बता सकते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी और अप टू 3 होने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। आपके पास एग्जांपल भी है कि ये आपके पास एस्टैल्डिहाइड था, आपने 450 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो ये मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। तो इस दौरान जब मैकेनिज्म को स्टडी करें 3/2 मतलब आ रहा था इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये आप थ्योरेटिकली फाइंड नहीं कर सकते हो, ये आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से फाइंड नहीं कर सकते हो, ये आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं और इसी से आपको फिर अपने रिएक्शन के मैकेनिज्म का भी आइडिया होता है। ठीक है, ये था मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद है रेट लॉ इक्वेशन एंड रिएक्शन ऑर्डर। रेट लॉ इक्वेशन क्या है? The rate law equation expresses the relationship between the rate of chemical reaction and the concentration of its reactants. कि रेट ऑफ रिएक्शन में और रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में रिलेशन क्या है, ये डिसाइड करता है रेट लॉ इक्वेशन जो है। इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं रिएक्टेंट के वो इनकी पावर्स बन जाते हैं और फिर इन्हें मतलब जो इस रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट की जो पावर होगी वो ए के लिहाज से इसका ऑर्डर होगा, बी की जो पावर होगी अगर ये इफ़ेक्ट कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन को तभी हम इसको कंसीडर करेंगे। तो बी के लिहाज से जो इसकी पावर होगी वो बी के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिर इन दोनों को ऐड करके आपके पास आएगा। Where K is the rate constant, A and B are the concentration of reactant A and B respectively और M और N जो है वो इनके number of moles हैं जो कि इनके order of reaction को decide करेंगे। Reaction order क्या है? The reaction order with respect to a particular reactant is the exponent of its concentration term in the rate law equation. इसी रेट लॉ इक्वेशन के अंदर जो इनके एक्सपोनेंट्स होते हैं वो इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको बताते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि ए के जो एक्सपोनेंट होगा यानी जो इसकी पावर होगी वो बताएगी कि ए के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसका, फिर बी के लिहाज से, फिर इन हमने तो टोटल कंप्लीट रिएक्शन का देखना, फिर आप ए और बी वाले को जमा करोगे तो आपके पास टोटल रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑर्डर हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। अभी हमने कहा ये बात पहले भी कि हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, डिफरेंट मेथड्स की मदद से हम इनको चेक करते हैं। इनिशियल रेट मेथड होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉस होते हैं जो कि ये डिसाइड करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। इनिशियल रेट मेथड में ये होता है कि आप पहले एक रिएक्टेंट की कंसेंट मतलब आपके पास 2 रिएक्टेंट्स हैं ना, तो उनमें से आप एक की कंसनट्रेशन को बढ़ाना स्टार्ट कर दें, दूसरे की को कांस्टेंट रखें। तो उस फिर एक रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को बढ़ा के आप चेक करें कि आपके रिएक्शन रेट पे क्या इफेक्ट हुआ है। इस तरह फिर दूसरे पहले की कांस्टेंट कर दें और दूसरे की बढ़ा के फिर चेक कर लें, फिर दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट लॉस होते हैं जो कि टाइम के लिहाज से रिएक्टेंट की जो प्रोडक्ट के अंदर
चेंजेस हैं उनके बारे में आपको बताते हैं कि रिएक्टेंट किस तरह से टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो उससे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आइडिया हो जाता है। ओवरऑल जो होता है वो आप फाइंड करते हैं इंडिविजुअल रिएक्शन ऑर्डर्स को, फिर आप उनको ऐड करते हैं, उनका सम लेते हैं और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास आ जाते हैं। पेपर में मेनली जो क्वेश्चन आता है MCQs वाले में, तो वहाँ पे आपसे यूनिट्स पूछे जा सकते हैं। पहले भी एक पेपर के अंदर मैंने इस तरह का नोट देखा था क्वेश्चन कहीं, जैसे यूनिट हम फाइंड करते हैं कि आपने ये वाला फार्मूला अगर यूज़ करें तो बड़ी आसानी से आप यूनिट यूज़ कर लेंगे, या सम टाइम वो ऐसा करते हैं कि एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको दे देते हैं और आगे जो आंसर्स होते हैं वही आपको बता देते हैं, मतलब कि यूनिट उन आंसर्स में जो यूनिट होते हैं ना वही आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करने में काफ़ी हद तक हेल्प कर देते हैं। कैसे आपने फाइंड करना है, आपने यूनिट जो फाइंड करना है वो इस तरह से कर लेना है रेट कांस्टेंट का कि मोल पर dm क्यूब और इसकी पावर होगी 1 - n और ये आगे है पर सेकंड। मोल पर dm क्यूब जो कि असल में कंसंट्रेशन होती है, इसकी पावर क्या लिखनी है आपने 1 - n, n यहाँ पे होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल आप 0 ऑर्डर के लिए देखना चाह रहे हैं तो आपने क्या कर देना है, इसको मोल पर dm क्यूब वैसे ही 1 - 0 करोगे तो 1 ही रहेगा, तो और आगे पर सेकंड वैसे ही, तो इसका यूनिट क्या बनेगा मोल पर dm क्यूब पर सेकंड, या ये मेंशन हो तो भी ठीक है, या अगर यूँ लिखा हो कि कंसंट्रेशन पर सेकंड तो भी ठीक है। देखिए कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, वही मोल पर dm क्यूब और टाइम का क्या है पर सेकंड, तो इस तरह लिखा हो या इस तरह से हो तो वो सेम ही मतलब है उस बात का। इसी तरह से अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखना चाह रहे हैं तो तब क्या होगा, यहाँ पे n की बजाय 1 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 1 - 1 0, तो जिसकी पावर 0 हो जाए वो 1 के इक्वल हो जाए, तो ये पूरा फैक्टर जो है वो 1 हो जाएगा, तो वहाँ पे बचेगा क्या आपके पास पर सेकेंड। अब वो या तो आपको लिखे देगा कि 1/टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड होता है, अगर 1/टाइम लिख दे तो भी इसका मतलब वही पर सेकंड है, अगर पर सेकंड डायरेक्टली लिख दे तो भी उसका मतलब यही है कि पर सेकंड है। तो इस तरह से आप ये मेनली इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरह से ही आता है, तो इसको आप लोगों ने इस तरह गौर से देख लेना है। इस तरह से आप सेकेंड ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर का भी फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रेट लॉज क्या है, रेट लॉज प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट इनटू द रिएक्शन मैकेनिज्म एंड अलाउ फॉर द प्रेडिक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिएक्शन रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपके फ्लान रिएक्टेंट के लिहाज से रिएक्शन रेट पे ये इफेक्ट हो रहा है, तो फिर आप एक मखसूस रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को बढ़ा के भी अपने रिएक्शन रेट को बढ़ा सकते हैं। ये बात लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में वैसे पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जब आप रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट उसी लिहाज से बढ़ता है। आर्हेनियस इक्वेशन जैसे ऊपर भी हमने कहा था कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है रिएक्शन रेट की वो बताती है आपको, ये रिलेट करती है जो रेट कांस्टेंट के है उसको टेम्परेचर के साथ एंड एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। ये इक्वेशन एज इट इज़ आप लोगों ने याद भी रखनी है कि log k इज इक्वल टू AE - EA/RT। यहाँ पे k है रेट कांस्टेंट, A इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहा जाता है, जो कि आपको बताता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिशन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी जो इफेक्टिव कॉलिशंस हैं उनके बारे में। E जो है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, R वही आइडियल गैस कांस्टेंट और T जो होता है वो टेम्परेचर होता है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो जो इसमें मेन बात है वो यही है कि ये आपको ये बताता है आर्हेनियस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। रेट कांस्टेंट किस तरह से इंक्रीज़ होता है, वो इसी तरह से इंक्रीज़ होता है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो उससे फ्रीक्वेंट कॉलिशन जो है वो मतलब ज़्यादा होने लग जाते हैं, कोई कॉलिशन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगती हैं, इफ़ेक्टिव कॉलिशंस बढ़ते हैं जिससे आपके रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है। अब एग्जैक्ट कितना फ़ीसद इंक्रीज़ होता है तो वो तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मेनली रिएक्शन रेट इंक्रीज़ ही होता है। आर्हेनियस ने एक ग्राफ प्लॉट किया था, अब यहाँ पे ग्राफ तो मैंने ड्रा नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने ये MCQs के लिए बात याद रखनी है, ये भी समटाइम पूछ ली जाती है कि किस किस के दरमियान होता है लॉग नेचुरल के वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है जिसका स्लोप जो होता है -EA/R है। ये बात भी MCQs में पूछ ली जा सकती है आपसे, और प्लॉट होता है किस किस के दरमियान है ये ग्राफ, और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में वैसे इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूँगी किस तरह का ये ग्राफ होता है। एप्लीकेशन यही है कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट आपको बता देती है कि रिएक्शन रेट किस तरह से इंक्रीज़ होता है विद चेंजिंग इन टेम्परेचर, लेकिन लिमिटेशन ये है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस हैं उन पे ये प्रॉपरली एप्लीकेबल फिर नहीं होता।
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? अगर आपका केमिकल रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रहा है तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो आपके ओवरऑल रेट को डिटरमाइन करता है, वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये वो स्टेप होता है जिसकी हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी होती है, टिपिकली इन्वॉल्व द ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इसीलिए ही हाई होती है कि मेन जो कंपाउंड ब्रेकेज और फॉर्मेशन वाला होता है वो इसी स्टेप के अंदर हो रहा होता है। एक रिएक्शन जो होता है ना, उसको लाजमी नहीं होता कि आप एक ही मैकेनिज़्म से उस प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कुछ बुक्स में एक रिएक्शन का मैकेनिज़्म कुछ और हो, दूसरे में कुछ और हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बुक में ठीक है दूसरे में गलत है। नो, होता ये है कि एक रिएक्शन को जो प्रोडक्ट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं एक रिएक्टेंट को, तो उसको ऑब्टेन करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, एज अ रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। अब जब इसका मैकेनिज़्म स्टडी किया गया तो ये डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा था कि पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनता है, साथ में मोनोऑक्साइड। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि मतलब 4 स्टेप्स में ये रिएक्शन हो रहा है। उसमें से ये जो स्टेप है थर्ड वन, ये स्लोएस्ट स्टेप है, तो ये आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ये आपके रिएक्शन रेट को डिटरमाइन करेगा। आप इसको बात को प्रैक्टिकली चेक इस तरह से कर सकते हैं कि आप बाकी रिएक्टेंट की कंसेंट मतलब इस स्टेप के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनके अलावा बाकियों की कंसंट्रेशन को बढ़ा के कम करके देख लीजिएगा, तो उससे आपके रिएक्शन रेट पे इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहे होते हैं, हिस्सा ले रहे होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन का इफेक्ट होता है रिएक्शन रेट पे। सेकंड पॉसिबल इसी का मैकेनिज्म ये भी हो सकता है कि 2 स्टेप में करवाएं तो उसमें ये स्लोएस्ट स्टेप है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? Order of reaction in chemistry refer to the mathematical relationship between the rate of the reaction and the concentration of the reactant. ये mathematical relationship होता है rate of reaction यानी reaction की speed और concentration of reactants के दरमियान। ये हेल्प आपको करता है डिस्क्राइब करने में how changes in reactant concentration affect the rate of reaction, कि किस तरह से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन चेंज करने से आपके रिएक्शन के रेट पे इफ़ेक्ट होगा। 0th ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो 0th ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमने अभी क्या कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। अब 0 ऑर्डर नाम से पता चल रहा है कि वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है। आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं या कम करें, 0th ऑर्डर रिएक्शन के रेट पे इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसका रेट कांस्टेंट रहेगा। K is the rate constant which remain constant throughout the reaction regardless of the concentration of reactant। जैसे ज़्यादातर जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो 0th ऑर्डर ही होते हैं। इसके अलावा एग्जांपल है आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की H2O2 की, ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर और ऑक्सीजन में, तो इस दौरान मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट अप्लाई किया जाता है। तो आप H2O2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहें, रिएक्शन रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, जिसका मतलब है कि इस केस में जो आपके रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये रिएक्शन जो होगा वो 0th ऑर्डर रिएक्शन होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट। नाम से पता चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर कि जो आपके रिएक्शन का रेट होगा वो किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होगा। तो मैथमेटिकली रेट इज़ इक्वल टू के हो जाता है। यहाँ पे ए जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और के जो है वो रेट कांस्टेंट है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। नाम से पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपके पास सेकंड होगा 2 होगा तो या तो एक ही जो रिएक्टेंट है आपके उसके स्केयर के साथ आपका रिएक्शन रेट वेरी करे, या अगर 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं, एक ए और एक बी, तो यहाँ पे अगर ए के लिहाज से भी मतलब ए के कंसंट्रेशन के लिहाज से भी आपका रिएक्शन रेट चेंज हो रहा है, बी के लिहाज से भी, तो 1 इसकी पावर है 1 इसके, तो दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट।
आर द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ टू डिफरेंट रिएक्टेंट, कि अगर एक ही रिएक्टेंट है तो उसके कंसनट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर दो हैं तो फिर उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके अलावा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं, लेकिन वो ज़रा लेस कॉमन होते हैं, इतने ज़्यादा अबंडेंटली वो नहीं होते। ज़्यादातर रिएक्शन जो आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट ऑर्डर होंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी कुछ ना कुछ होते हैं, थर्ड भी होते हैं लेकिन काफ़ी लेस कॉमन, और फोर्थ तो बहुत रेयर होते हैं। उसके बाद है हाफ लाइफ। नाम से पता चल रहा है कि एक रिएक्टेंट जो है उसके कंसंट्रेशन को आपने हाफ करना है, तो उसमें जो टाइम पीरियड उसको रिक्वायर होगा वो उसकी हाफ लाइफ होगी। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज़ द टाइम इट टेक्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टू डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, कि जितना रिएक्टेंट आपके पास अवेलेबल है वो उससे हाफ हो जाएगा जिस टाइम पीरियड में, वो उसकी हाफ लाइफ होगी। ये हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादातर कॉमनली जो है वो स्टडी की जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं। अभी नेक्स्ट हम इनका रिलेशनशिप देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ के साथ क्या रिलेशन होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो 0.693/k के इक्वल होती है। अब 693 तो वैसे ये कांस्टेंट नंबर है, के रेट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं करती जो हाफ लाइफ है। सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ लाइफ जो है वो आपके पास 1/Ka, टी हाफ यहाँ पे हाफ लाइफ है, के रेट कांस्टेंट है, ए जो है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपको इसकी समझ आएगी कि ये कैसे है। रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Generally, half-life period is inversely proportional to initial concentration of reactant raised to power 1 less than the order of reaction. Half-life period inversely proportional होता है initial concentration of reactant raised to the power 1 less than the order of reaction. यानी half-life inversely proportional है concentration of initial जो आपके पास reactants की है उसमें से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है n, उससे 1 लेस करना है आपने, तो पावर क्या बन जाएगी n-1। n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, तो आप पुट करके देख सकते हैं कि अगर आपके पास 0 ऑर्डर है तब क्या बनेगा, 1 है तब क्या बनेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर आप बात करें उसके केस में आपका n जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो वहाँ पे टी हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब n2 होगा, तो 1/A 2 - 1, तो 2 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो वही यहाँ पे रेट कांस्टेंट के यूज़ होता है। तो टी हाफ लाइफ जो है सेकंड ऑर्डर के केस में 1/Ka, यानी इस बात का क्या मतलब है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बटे के नीचे आ रहा है, बटे के नीचे जो चीज़ आती है उसके साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट के केस में ये इंडिपेंडेंट थी, सेकंड के केस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और थर्ड के केस में आपके पास 3 - 1 करोगी तो ये 2 आएगा, तो ये Ka² हो जाएगा। तो फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो वो इस एक्सप्रेशन की मदद से भी आप देख सकते हैं। इस तरह से हाफ लाइफ की मदद से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आइडिया भी हो जाता है। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो भी आप यहीं से देख सकते हैं। आपने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया था, अगर 0 के लिए आप करना चाहते हैं तो 0 - 1 हो जाएगा। 0 - 1 का आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसका मतलब है कि जब बटे के ऊपर लेके जाओगे तो फिर जो पावर पहले माइनस में वो पॉजिटिव में हो जाएगी ना, तो टी हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, इस तरह से सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए हमने देख ली है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हम देख चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप फाइंड कैसे कर सकते हैं, थ्योरेटिकली फाइंड नहीं कर सकते हो, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिनमें इनिशियल रेट मेथड है, जिसमें आप क्या करते हो कि आप अपना रिएक्शन जो करवा रहे हैं, जिसका आप ऑर्डर देखना चाहते हैं, जिसका आप रेट चेक करना चाहते हैं, पहले उसमें जैसे ऊपर भी हमने बात की कि आप
एक रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन है उसको फिक्स कर दें, दूसरे की कंसनट्रेशन को वेरी करना स्टार्ट कर दें। बाकी सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, उनको आपने फिक्स कर देना। सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को बढ़ा के उसके रिस्पेक्ट में आपने इफेक्ट चेक कर लेना है। सेम यही काम फिर दूसरे के काम साथ करना है आपने, दूसरे रिएक्टेंट के साथ, और फिर आपने दोनों को ऐड कर लेना है। हाफ लाइफ मेथड, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि हाफ लाइफ की मदद से भी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आइडिया हो जाता है। ग्राफिकल मेथड, आमतौर पे सम टाइम आपको ग्राफ दे दिए जाते हैं कि इसमें से बताएं कि कौन सा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख लें कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास प्लॉट किया गया हो लॉग नेचुरल कंसनट्रेशन जो है वर्सेस टाइम की, तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर वही आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ कंसनट्रेशन वर्सेस टाइम स्क्वेयर्ड कर दिया गया तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इस तरह के से जो आपके पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ग्राफ के अंदर, उनकी मदद से भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं अपने रिएक्शन के ऑर्डर का। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स, कि जो रिएक्शन काइनेटिक्स आप स्टडी करते हैं इसका कोई फ़ायदा भी है। तो अगर आप रिएक्शन के मैकेनिज़्म को स्टडी करना चाहते हैं, आप रिएक्शन को एक थॉरोली देखना चाहते हैं कि रिएक्शन हुआ किस तरह से, तो उसमें रिएक्शन काइनेटिक्स आपको हेल्प करती है कि रिएक्शन किस तरह से मल्टी स्टेप्स में होते हैं। फिर उसमें से मेजर स्टेप जो मेन डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सा है, प्रेडिक्टिंग रिएक्शन रेट। रिएक्शन काइनेटिक्स आपको हेल्प करती है रिएक्शन रेट्स फाइंड करने में। फिर आप डिफरेंट फैक्टर्स की मदद से कैसे अपने रिएक्शन रेट को इन्हांस कर सकते हैं वो आपको आइडिया मिल जाता है। ऑप्टिमाइजिंग, डिज़ाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग केमिकल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी क्रूशियल रोल होता है रिएक्शन काइनेटिक्स का, क्योंकि जब आपने इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई चीज़ बनाना होती है तो आपको हर ऑप्टिमम कंडीशन का कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी होता है ताकि आप एक सूटेबल वे में काम कर सकें। अगर आप न्यू मटेरियल्स, न्यू प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पहले थ्योरेटिकली काम करते हैं, रेट्रो वगैरह करते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि अच्छा ये अगर कंपाउंड आपके उस एक मटेरियल के अंदर मौजूद है तो आपको कौन कौन से रिएक्टेंट यूज़ करना पड़ेंगे। जैसे रेट्रोसिंथेसिस आप करते हैं कि जिसमें आपके पास एक प्रोडक्ट होती है, उस प्रोडक्ट को पहले आप ब्रेक करते हैं रिएक्टेंट्स में, फिर उन रिएक्टेंट को दोबारा से जोड़ते हैं आपके कौन सा एक अथेंटिक मैकेनिज़्म हो सकता है उस प्रोडक्ट को बनाने का। इस तरह से वहाँ पे भी आपको हेल्प करती है रिएक्शन काइनेटिक्स। इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस भी हैं काइनेटिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को स्टडी करने में, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री को स्टडी करने में, पॉल्यूशन डिग्रेडेशन वगैरह के अंदर, इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन के अंदर। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोसेसेस में भी रिएक्शन काइनेटिक्स आपको हेल्प करती है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है।